नमस्कार। क्राइम एंड पनिशमेंट फ्योदोर दोस्तोयेव्स्की ने आज से लगभग 150 साल पहले लिखी, लेकिन आज के समाज में भी इस रचना की उपयोगिता जस की तस है। और उसका मेन कारण यह भी है कि यह उपन्यास जो लिखा गया है वो अपराध बोध और मानवीय संबंधों के आधार पर लिखा गया है। और यह एक ऐसा विषय है जो समय के साथ हमेशा ही ह्यूमन बीइंग के अंदर मौजूद होता है और इसीलिए इसकी उपयोगिता आज भी उतनी है। हाय, दिस इज एसके सिंह और क्राइम एंड पनिशमेंट के इस सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो प्रोग्राम है, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि कैसे क्राइम एंड पनिशमेंट रचना हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, कैसे यह हमारे जीवन को एक दिशा देता है, इसकी फिलॉसफी क्या है, आखिर में लेखक कहना क्या चाहता है। इससे पहले कि मैं इस लेक्चर को शुरू करूं, इस वीडियो को शुरू करूं, आपसे निवेदन है कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। और जो लोग भी इस बुक को, इस किताब को पढ़ना चाहते हैं, इस किताब का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप लोग वहां से जाके ले सकते हैं। तो मैं बात कर रहा था कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ क्राइम एंड पनिशमेंट इन आवर लाइफ। सबसे पहले हम बात करते हैं अपराध की। अपराध होता क्या है? अगर एक साधारण तौर पे अपराध को अगर आप समझना चाहते हैं तो आप उसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है नैतिक अपराध, यानी जब आप उस अपराध को करते हैं तो वो आपके अंदर से ही आवाज आती है कि आपने कुछ गलत कर दिया, नैतिक बोध के आधार पे। लेकिन एक होता है कानूनी अपराध, यानी जिस भी समाज में, जिस भी देश में आप रह रहे हैं, उस देश का एक कानून है, एक विधान है और उसके खिलाफ कोई भी काम आप करते हैं तो आप जो है कि अपराधी कहलाते हैं। इसके लिए आप अलग अलग कानूनों में अलग अलग तरीके का दंड और बोध होता है। अगर भारत की बात करें तो भारत में आप देखेंगे कि चाहे वो जो नौकरशाही हो, चाहे वो आईएएस ऑफिसर हो, चाहे वो कलेक्टर्स हो, चाहे वो डीएम हो, जितने भी बड़े से बड़े अधिकारी का आप नाम ले सकते हैं, उनका जो पूरा जीवन है वो क्राइम के आधार पे है। चोरी उनके काम करने का मुख्य आधार है, चाहे वो चोरी खुद के लिए करें या चोरी अपने परिवार के लिए करें या फिर चोरी अपने आकाओं नेताओं के लिए करें, ये मुख्य है। और वैसे ही हमारे देश की राजनीति है। आप किसी भी, आप ग्राम के प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक के पद तक अगर आप देखें तो जो लोग करप्ट माइंड के हैं, दे वांट टू जस्ट अर्न मनी, टू यूज the power of politics and politician, they are all criminals। बड़े व्यापारी का देखिए, जब तक वो टैक्स चोरी नहीं करेगा, उल्टे सीधे काम नहीं करेगा, तब तक वो बड़ा हो ही नहीं सकता। ये हमारे देश का सिस्टम ऐसा है। और हमारे समाज में ज्यादा से ज्यादा लोग जो आपको सक्सेसफुल दिखते हैं, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स की ले लो, चाहे वो पॉलिटिशियंस की ले लो, चाहे वो आप बिजनेसमैन की ले लो, किसी ना किसी तरीके से वो एक अपराधी हैं, क्योंकि वह कानून के बनाए रास्ते से काम नहीं करते, वो एक अलग तरीके से काम करते हैं। मैं कुछ लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक कॉमन फिनोमिना की बात कर रहा हूँ, एक कॉमन सेंस की बात कर रहा हूँ। तो कोई अगर ईमानदार व्यक्ति, ईमानदार बिजनेसमैन, ईमानदार ब्यूरोक्रेट्स अगर इस वीडियो को देख रहा हो, ईमानदार पॉलिटिशियन देख रहा हो, तो वो ये बात अपने पर ना ले, क्योंकि
जो मैं बात कह रहा हूं वो किस आधार पे कह रहा हूं वो सब आप जानते हैं। तो हम बाहर से देखते हैं कि वाओ, इसके पास इतनी बड़ी गाड़ी है, इसके पास इतना बड़ा बंगला है, इसके बाद इतना बड़ा पद है, और हम बाहर से सोचते हैं कि यह कितना सुखी इंसान होगा। लेकिन सच्चाई कुछ और होती है। सच्चाई यह होती है कि अगर सपोज आपने मर्डर कर दिया है और आपके खिलाफ किसी भी तरीके का कोई सबूत नहीं मिला, केस बंद हो गया और आप फ्री हो गए, लेकिन फिर भी आपके मन में यह डर हमेशा ही बना रहता है कि क्या पता वो केस दोबारा खुल जाए, क्या पता कोई आपको इसके बारे में पहुंच जाए, क्या पता किसी घोटाले का कोई पर्दाफाश कर दे, क्या पता अपने ही घर का कोई आदमी जेलस की वजह से सारा पोल खोल दे। तो इंसान के अंदर वो डर, वो फियर, वो किसी ना किसी तरह से अनकॉन्शियस माइंड में वो चलता रहता है, और उस फियर के कारण आप खुश नहीं रह सकते। आप खुश रहते हुए दिख तो सकते हैं, लेकिन आप खुश नहीं रह सकते, क्योंकि वो फियर आपको खुश रखने ही नहीं देगा। इस नॉवेल में रास्कोल्निकोव जो एक अच्छा इंसान है, आप कहेंगे वो एक हत्यारा था। मैं उसको अच्छा इंसान क्यों कह रहा हूं? क्योंकि हत्या का मोटिव उसका कुछ ऐसा नहीं था, वो कुछ अलग था, कुछ सिद्धांत की वजह से। और जो उसका बिहेवियर उसकी गर्लफ्रेंड सोनिया के पेरेंट्स के प्रति निकलता है, जो सोनिया के प्रति जो उसका बिहेवियर निकलता है, वो वाकई रास्कोल्निकोव को एक अच्छा इंसान मानता है। लेकिन रास्कोल्निकोव जब ये मर्डर कर देता है, तो मर्डर के बाद बेशक उसके खिलाफ किसी तरीके का कोई सबूत नहीं होता, वो बच भी सकता था, लेकिन मर्डर करने के बाद जिस तरीके से मानसिक पीड़ा से वो गुजरता है, वो जिस तरीके की असहाय पीड़ा से गुजरता है, उसने रास्कोल्निकोव के जीवन को नर्क बना दिया था। और जब रास्कोल्निकोव, जब तक वो फ्री था, जब तक उसके मर्डर का किसी को पता नहीं लगा था, तब तक वो बेचैन था। लेकिन जब वह अपने मर्डर को एक्सेप्ट कर लेता है, तब कहीं जाकर उसका पीस ऑफ माइंड दोबारा जो है कि आता है उसकी लाइफ में। वैसे ही मान लीजिए कि आपने कोई भ्रष्टाचार किया है और आपको आपके दिमाग में हमेशा वो बात चलती रहती है, कहीं मैं पकड़ा ना जाऊं, कहीं मैं पकड़ा ना जाऊं, कहीं मैं पकड़ा ना जाऊं। आपको नींद नहीं आती, शराब पीकर अपने आप को किसी तरीके से सुलाने की कोशिश करते हैं आप। लेकिन अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया, बाहर की दुनिया में आपकी रिपुटेशन डाउन होते हुए दिखेगी, लेकिन जो दुनिया अंदर है उसमें बेशक आप जेल में रहेंगे, लेकिन एक अलग तरीके के पीस को आप महसूस करेंगे, और कहीं ना कहीं आप बाहर से ज्यादा अंदर फील बेहतर करेंगे। ये बात जितनी आसानी से मैंने कही है, वो इतनी आसान नहीं है। एक बहुत मोटी किताब क्राइम एंड पनिशमेंट पूरे इसी आधार पे लिखना पड़ा। और जो दूसरी बात है कि फ्योदोर दोस्तोयेवस्की ये कहना चाहते हैं कि प्रेम, हम सभी लोग किसी न किसी तरीके से, किसी न किसी से प्रेम से जुड़े हुए हैं, और हमारे प्रेम में लेने की जो चाहत है वो काफी प्रभावित होती है। हम चाहते हैं कि सामने वाले से हमें सम्मान मिले, हम चाहते हैं कि सामने वाले से हमें अटेंशन मिले, हम चाहते हैं कि सामने वाला वही करे जो हम चाहते हैं।
ये सारी चीजें सिर्फ हम चाहते हैं प्रेम में, लेकिन रसकोलनिकोव ने समर्पण की भावना को ही प्रेम का मूल आधार बताया है। रसकोलनिकोव एक पढ़ा लिखा इंसान जो कि एक दिमागी फतूर के कारण एक सूदखोर बुढ़िया की हत्या कर देता है, लेकिन उसको जो और उसकी बेचैनी इतनी बढ़ जाती है, बिल्कुल पागलों की हरकतों की तरह, लेकिन उसको सहारा मिलता है एक समर्पण के प्रेम के वृक्ष के नीचे। सोनिया एक वेश्या का काम करती है, बहुत ही गरीब, माता पहले मर चुकी हैं, बाप की डेथ हो जाती है, लेकिन बिना कहे उसके व्यवहार में जिस तरीके से समर्पण दिखता है सोनिया का रसकोलनिकोव के लिए, वो रसकोलनिकोव को काफी प्रभावित करता है। वो प्रार्थना करती है रसकोलनिकोव के लिए, हालांकि उसको पैसे मिल चुके थे, स्विंद्रिगाइलो ने उसको पैसे दे दिए थे, लेकिन फिर भी वह रसकोलनिकोव का साथ नहीं छोड़ती। रसकोलनिकोव को जेल हो जाती है, लेकिन वो साइबेरिया के जेल तक जाती है, उसके रिहा होने का इंतजार करती है। और रसकोलनिकोव जो शुरुआती दौर में सोनिया को उतना भाव नहीं दे रहा था, उस एंगल से बाद में वो इस बात को महसूस करता है कि वो सोनिया से कितना प्रेम करता है। तो एक जो ये प्रेम की फिलॉसफी, अपराध और दंड की फिलॉसफी फ्योदोर दोस्तोयेव्स्की ने अपने जो इस नॉवेल में दिया है, जो इसकी प्रेजेंटेशन की है, वो वाकई बाकमाल है। इसके साथ साथ ग्रे कैरेक्टर, रसकोलनिकोव अपने किरदारों को इस तरीके से मथते हैं कि आपको ये समझना बड़ा मुश्किल होता है कि इसमें कौन सही है, कौन गलत है, क्योंकि बहुत बारीक लाइन खींचते हैं फ्योदोर दोस्तोयेव्स्की, और अच्छाई से बुराई की तरफ, बुराई से अच्छाई की तरफ कब वो बारीक लाइन किस तरीके से जुड़ जाती है, वो कहना बहुत मुश्किल है। स्विंद्रिगाइलो एक 55-60 साल का बुजुर्ग व्यक्ति, जिसके पत्नी की मृत्यु हो चुकी होती है और अपने नौकरानी के प्रति पागलों जैसा चाहत रखता है। वो अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद उसको चाहत है कि दुनिया, जो रसकोलनिकोव की बहन है, उससे वो संबंध स्थापित करे। एक नंबर का धूर्त, उसने बहुत सारी औरतों को अपने जाल में फंसाया है। जो उसकी पत्नी थी, वो भी उसको जेल से लेकर आई थी और एक कॉन्ट्रैक्ट के तहत उससे मैरिज की थी। लेकिन यही व्यक्ति एक तरफ इतना धूर्त इंसान है और दूसरी तरफ वह सोनिया के भाई बहन के रहने का इंतजाम करता है, उसकी माँ और उसके बाप की मृत्यु के बाद। जिसके साथ उसकी शादी तय हो रही होती है, उससे विमुख होकर उसको कुछ पैसे देता है। खुद रसकोलनिकोव किस तरीके से एक ऐसा इंसान जो हर किसी की मदद करना चाहता है, लेकिन एक बुजुर्ग की हत्या कर देता है। इतनी बारीक, आप जब नॉवेल पढ़ रहे होंगे तो स्विंद्रिगाइलो जो कि रेप करना चाहता है एक समय में दुनिया का, और उसको अकेले में अपने कमरे में बुलाता है, काफी सुनसान इलाका है, और दुनिया फायर कर देती है गन, लेकिन वो बच जाता है। इन सारी चीजों के बाद जब स्विंद्रिगाइलो सुसाइड करता है
तो एक पाठक के तौर पे उसके प्रति नफरत पैदा नहीं होती, वो सहानुभूति पैदा होती है। क्योंकि एक समय था जब दुनिया और सेंद्रिगालो दोनों एक ही कमरे में थे और वो कहता है दुनिया से कि आज चाहे तुम मेरी जान ले लो, लेकिन मैं अपनी कामना को पूरी करके रहूंगा, मेरा सीना तुम्हारे सामने है। दुनिया मर्डर करना नहीं चाहती, वो बंदूक को फेंक देती है और उसके पैरों में गिड़गिड़ाने लग जाती है, यानी वो समर्पण कर देती है। अगर सेंद्रिगालो चाहता तो वो सब कर सकता था जो इतने समय से वो करना चाहता था, लेकिन वह दुनिया को छोड़ देता है। अकेले एक होटल में के कमरे में पागलों की तरह रात गुजारता है। अपनी मंगेतर को, जो एक बहुत ही गरीब और बहुत ही छोटी उम्र की लड़की होती है, उसको कुछ पैसे देता है और जब सुसाइड करता है तो एक पाठक के तौर पे हम अवाक रह जाते हैं। और तो ये जिस तरीके की लकीर बुराई से भलाई की तरफ, भलाई से बुराई की तरफ फ्योदोर दोस्तोयेवस्की ने खींची है, वो वाकई बहुत कमाल है, अद्भुत, जिसको कह सकते हैं ना, अद्भुत है। तो ये और मैं इस प्रोग्राम के साथ ही जो क्राइम एंड पनिशमेंट की सीरीज है वो मैं खत्म कर रहा हूं। और अब जो नए प्रोग्राम्स होंगे वो रविंद्रनाथ टैगोर और उनकी रचनाओं पे होंगे। तो अगर आप रविंद्रनाथ टैगोर और उनकी रचनाओं से अपने जीवन में कुछ सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले एपिसोड बहुत ही शानदार और लाजवाब होने वाले हैं। तो आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। नमस्कार। और अगर आप अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए।